हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वेट स्टफ। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पैरासाइट कितनी टाइप्स के होते हैं। हमने बेसिकली पढ़ लिया है, जो भी पैरासाइट्स होते हैं उनके टाइप्स होते हैं वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। बट ये थोड़ी सी और क्लासिफिकेशन है। ये किसके बेस पे है कि जो पैरासाइट्स हैं वो कब ज़्यादातर एक्टिव रहते हैं, कब ज़्यादातर हमें देखने के लिए मिलते हैं, दिन में, रात में, शाम में, है ना। तो उसके बेस पे है ये क्लासिफिकेशन। सबसे पहले अगर हम बात करें कि उनकी एक्टिविटी के बेस पे कि दिन में कब एक्टिव रहते हैं वो, तो सबसे पहले यहाँ पे आता है डायअर्नल पैरासाइट। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको एक तरीका बताती हूँ इसका याद रखने का। देखिए, जो डी है, डी से याद रखना डे, और जो एन है, एन से याद रखना नाइट। ठीक है, दिन और रात की बात तो हो गई यहाँ पे, बट अब बात किसकी बची यहाँ पे बची है शाम की बात भी तो बची है। ठीक है, देन वो होते हैं क्रीपस्कुलर। ओके, सो देख लेते हैं अभी इनको एक डिटेल में एक बार। तो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं डायर्नल पैरासाइट। अब डायर्नल पैरासाइट कौन से होते हैं? ये वो वाले पैरासाइट होते हैं जो कि मैंने बताया आपको ज़्यादातर दिन के टाइम पे एक्टिव रहते हैं, दिन में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि फ्लाई हो गई, ये फ्लाई है एक। ठीक है, ये टैबनस फ्लाई है। दिन के टाइम पे आपने देखा होगा ज़्यादातर फ्लाइज वगैरह एक्टिव रहती हैं, है ना। तो आप इसमें फ्लाइज की एग्जाम्पल दे सकते हैं। फ्लाइज की भी अलग अलग स्पीशीज़ होती हैं। ठीक है, इसमें आप एग्जाम्पल दे सकते हैं मस्का डोमेस्टिका की या फिर टैबनस फ्लाइज की। ठीक है, सो नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे नॉक्टर्नल पैरासाइट। अब ये तो बताने की ज़रूरत नहीं होगी मुझे, रात के टाइम पे आप क्या देखते हैं, ज़्यादातर मस्कीटो वगैरह आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो वो किस कैटेगरी में आई है? नॉक्टर्नल पैरासाइट, जो कि ज़्यादातर रात के टाइम पे एक्टिव रहते हैं। जो मस्कीटो रात को आके ब्लड सक करते हैं। ठीक है, ज़्यादातर वैसे देखा जाए तो जो फीमेल्स होती हैं वही ब्लड सक करती हैं, क्योंकि उनको अपनी एग्स की डेवलपमेंट के लिए ब्लड चाहिए होता है। ठीक है, तो ये होते हैं नॉक्टर्नल पैरासाइट, जो कि ज़्यादातर रात के टाइम पे एक्टिव रहते हैं। देन उसके बाद आते हैं हमारे क्रीपस्कुलर पैरासाइट। अब क्रीपस्कुलर पैरासाइट मैंने आपको बताया, एक तो होते हैं जो रात के टाइम एक्टिव होते हैं, एक होते हैं जो दिन के टाइम एक्टिव होते हैं। तो क्रीपस्कुलर वाले कौन से हुए? वो वाले हुए जो कि ज़्यादातर शाम के टाइम पे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल में आप दे सकते हैं क्यूलिकॉइड्स की स्पीशीज़ हो सकती है इसमें। ये ज़्यादातर शाम के टाइम, या देखा होगा आपने जब सनसेट हो रहा होता है, ठीक है, उस टाइम ये ज़्यादा एक्टिव रहती हैं। सो ये थे थोड़े से पैरासाइट के टाइप्स जो रह गए थे। ठीक है, इसके बाद जो हमने पुरानी वीडियो में डिस्कस किया था कि पैरासिटिज्म क्या होती है, सिम्बायोसिस के बारे में पढ़ा था हमने, है ना, कि कैसे ऑर्गेनिजम्स ये जो होते हैं होस्ट एंड पैरासाइट, उनका रिलेशन क्या होता है, वो सब हमने पढ़ा था अपनी पुरानी वीडियो में। तो सिम्बायोसिस का एक टाइप था पैरासिटिज्म। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं पैरासिटिज्म के अलग अलग टाइप्स कौन कौन से होंगे। सबसे पहले तो होगा इन्फेक्शन। अब इन्फेक्शन कैसे होगा? ये ऐसी तरह का पैरासिटिज्म है जो कि इंटरनल पैरासाइट जब होस्ट में जाते हैं तब होता है। ठीक है, उसको हम बोल देते हैं इन्फेक्शन। ये तो नॉर्मल कॉमन सी चीज़ आपने सुनी होगी, है ना, अपनी डेली लाइफ में भी सुनी होगी कि इन्फेक्शन क्या होता है। जब हम बाहर से कुछ खाते हैं, है ना, तो हम बोलते हैं कि हाँ हमारा स्टमक अपसेट हो गया, या हमारा कोई भी चीज़ अपसेट हो गया ना। देन वो क्या हो रहा है, बाहर से कोई चीज़ आ रही है। ठीक है, तो बाहर से कहाँ जाएगी? वो आपके किसी इंटरनल ऑर्गन में जाएगी, वहाँ जाके इन्फेक्शन करेगी। ठीक है, तो इन्फेक्शन क्या हुआ? इन्फेक्शन एक ऐसी तरह का पैरासिटिज्म है जो कि कोई होस्ट जो है वो इन्फेक्ट होता है किससे? इंटरनल पैरासाइट से। ठीक है, पैरासिटिज्म जो इन्फेक्शन है वो एक ऐसी तरह का पैरासिटिज्म है जिसमें जो होस्ट है वो कैसे इन्फेक्ट होता है? जब उसमें इंटरनल पैरासाइट्स जाते हैं। ठीक है, हमने पढ़े थे ना दो तरह के पैरासाइट, एक था एक्टो और एक था एंडो। ठीक है, तो अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है आप बता सकते हैं? तो इंटरनल पैरासाइट की वजह से अगर कोई चीज़ हो रही है, होस्ट की बॉडी में कोई चेंजेस आ रहे हैं, है ना, उसको हम बोलते हैं इन्फेक्शन। अब नेक्स्ट आता है इन्फेस्टेशन। अब इन्फेस्टेशन क्या होती है? अब एंडो ने क्या किया वो तो देख लिया आपने, इन्फेक्शन किया। ठीक है, उसको हम इन्फेक्शन बोल देते हैं। अब एक टर्म आती है यहाँ पे इन्फेस्टेशन। अब इन्फेस्टेशन क्या होगा? अब कोई पैरासाइट, कौन सा पैरासाइट? एक्सटर्नल पैरासाइट जब होस्ट की बॉडी पे जाते हैं, देन उस टर्म को हम क्या बोल देते हैं? इन्फेस्टेशन। ठीक है, इन्फेस्टेशन। अब यहाँ पे मैंने बताया ना आपको एक्टो पैरासाइट, देखो ये बाहर वाली उसकी बॉडी के ऊपर है, ये बॉडी के अंदर नहीं है। ठीक है, तो ऐसी टर्म को हम क्या बोल देते हैं? इन्फेस्टेशन। एक पैरासाइट है, कैसे इन्फेक्शन कॉज कर रहा है आपको नहीं पता। कुछ होते हैं जो बाहरली बॉडी पे रहते हैं, कुछ होते हैं जो बॉडी के अंदर रहते हैं, बस उनकी टर्म्स को हमने यहाँ पे नाम दे दिया है। ठीक है, अब एक नेक्स्ट कंडीशन यहाँ पे आती है ऑटो इन्फेक्शन। तो ऑटो इन्फेक्शन में होता क्या है? ऑटो इन्फेक्शन में ज़्यादातर ऑटो का मतलब होता है सेल्फ। ठीक है, तो अब यहाँ पे हो क्या रहा है, जो पैरासाइट की कोई भी फॉर्म है वो बॉडी में है। ठीक है, अब क्या है, बॉडी में पैरासाइट रहता है, एग रिलीज करता है, एग बॉडी से बाहर चले जाते हैं, नया होस्ट ढूंढ लेते हैं, यही होता है। बट अब यहाँ पे ये चीज़ नहीं हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉडी में क्या है? पैरासाइट है। अब पैरासाइट ने आगे क्या किया? मल्टीप्लाई करके उसने क्या किया? एग्स बनाए। ठीक है, अब वो एग्स उसकी बॉडी के बाहर जाने के बजाय होस्ट की बॉडी के अंदर ही रहते हैं।
और होस्ट की बॉडी के अंदर रह के वो जल्दी से ग्रो करते हैं और देन वो इन्फेक्टिव स्टेज में इतने मैच्योर हो जाते हैं कि वो इन्फेक्टिव कर सके। ठीक है, तो ये ऑटो इन्फेक्शन होता है कि वो बॉडी से बाहर जाने की बजाय बॉडी के अंदर ही रहेंगे। ठीक है, सेम होस्ट की। तो इसमें एग्जाम्पल दे सकते हैं एंटेरोबायस वर्मिक्युलरिस की आप। नेक्स्ट आता है अब ये जो ऑटो इन्फेक्शन और हाइपर इन्फेक्शन है, ये ऑलमोस्ट आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि इसमें दोनों में हो क्या रहा है, पैरासाइट इसमें बाहर निकलना चाहिए था बट वो बॉडी के अंदर ही रह जाता है। ठीक है, ये एक स्लो प्रोसेस है, ये जो ऑटो इन्फेक्शन है ये एक स्लो प्रोसेस है बजाय कि हाइपर इन्फेक्शन की। हाइपर इन्फेक्शन क्या है, एक फास्ट प्रोसेस है। ठीक है, अब इसमें भी होगा तो यही कि जो एक पैरासाइट है बॉडी में वो एग्जिट नहीं करेगा, बजाय कि कुछ ऐसे से दूसरे कुछ एक ऑर्गन से दूसरे एरिया में चला जाएगा, वहाँ से कहीं और चला जाएगा, बट एक ही होस्ट में रहेगा। ठीक है, और वो मल्टीप्लाई करते ही रहते हैं। ऑटो इन्फेक्शन में जो पैरासाइट बॉडी में रह रहा था वो धीरे धीरे क्या हो रहा था, ग्रो कर रहा था, मल्टीप्लाई हो रहा था। ठीक है, और बॉडी से बाहर जाने के बजाय बॉडी के अंदर ही रह रहा था। बट इसमें हाइपर इन्फेक्शन में क्या हुआ, जो बॉडी में पैरासाइट है वो इतने ज़्यादा मल्टीप्लाई करते ही रहेंगे, बॉडी से बाहर जाएंगे ही नहीं, सेम होस्ट में रहेंगे। ठीक है, हाइपर का मतलब क्या होता है, ज़्यादा, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ। ठीक है, तो इससे आप याद रखना। नेक्स्ट आता है यहाँ पे कॉन्जेनिटल एंड ट्रांस मेमोरी। अब कॉन्जेनिटल वर्ड जो है वो किसके लिए यूज़ होता है यहाँ पे, कि जो फीटस से आगे ट्रेवल हो जाता है, जैसे मदर टू फीटस। ठीक है, कंजेनिटल तरीके से भी क्या हो सकता है, एक पैरासाइट फैल सकता है, एक बॉडी से फैल नहीं सकता, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जा सकता है। ठीक है, तो कॉन्जेनिटल या इसको ट्रांस यूटरन या ट्रांस प्लेसेंटल भी बोल सकते हैं। ठीक है, थ्रू। ठीक है, या तो जो यूट्राइन मेम्ब्रेन्स होती है उसके थ्रू एक पैरासाइट दूसरी बॉडी में जा सकता है, या तो प्लेसेंटा के थ्रू भी जा सकता है। ठीक है, तो कॉन्जेनिटल जो होगा, कॉन्जेनिटल में क्या होगा, ये इस तरह का इन्फेक्शन है। ठीक है, जिसमें जो पैरासाइट है वो ट्रांसमिट करते हैं, मतलब जाते हैं फ्रॉम द डैम टू द फीटस। ठीक है, अब डैम क्या हुआ, यहाँ पे डैम हुआ जो मदर हुई। ठीक है, जो मदर है, ठीक है, मदर को हम बोल देते हैं डैम। तो मदर से उसके फीटस में भी क्या चला जाएगा, क्या चला जाएगा, यहाँ पे पैरासाइट चला जाएगा। ठीक है, अब कैसे जाएगा, जो प्लेसेंटल मेम्ब्रेन्स होंगी ना उनके थ्रू। किसी एनिमल की बॉडी में पैरासाइट है, वो एनिमल क्या है, एक फीमेल है। ठीक है, तो उसके जो यंग वन होंगे, जो भी यंग वंस होंगे, उनके बॉडी में भी क्या चला जाएगा, ये पैरासाइट चला जाएगा। जाएगा कहाँ से, फीटस के थ्रू, प्लेसेंटल मेम्ब्रेन के थ्रू। ठीक है, तो ये कंजेनिटल है। उसके बाद आते हैं ट्रांस मेमोरी। ट्रांस मेमोरी में क्या होता है, ट्रांस मेमोरी एक ऐसी तरह का ट्रांसमिशन होता है पैरासाइट का, डैम से यंग वन में कैसे जाते हैं, वो मिल्क के थ्रू। देखो अब यहाँ पे वो अभी बॉर्न नहीं हुआ था कंजेनिटल में। ठीक है, कंजेनिटल में अभी वो बॉर्न नहीं हुआ है, उसकी बॉडी में ही है, मदर की बॉडी में ही है बेबी। देन उसको उसमें पैरासाइट कैसे जाएंगे, प्लेसेंटल मेम्ब्रेन के थ्रू चले जाएंगे फीटस में। ठीक है, ये तो एक तरीका है। अब ये तो एक तरह का इन्फेक्शन था। अब दूसरे तरह का इन्फेक्शन क्या है, ट्रांस मेमोरी। अब ट्रांस मेमोरी में हुआ क्या, ट्रांस मेमोरी में जो पैरासाइट का ट्रांसमिशन है वो जब बेबी हो चुके हैं, ठीक है, उसके बाद जब वो अपनी मदर से मिल्क ले रहे हैं, एंड उस मिल्क के थ्रू क्या होगा, मिल्क के थ्रू वो जाएंगे पैरासाइट, अब उनके बच्चों में जाएंगे। ठीक है, वो कैसे, पहले इस कैट में भी, अगर मान लो कैट का एग्जांपल ले रहे हैं, तो इस कैट में भी तो वो डिजीज होने चाहिए, वो पैरासाइट होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे इसको समझ लेते हैं एक बार। देखो एक केस तो कौन सा था, कंजेनिटल, दूसरा केस कौन सा था, ट्रांस मेमोरी। ठीक है, ट्रांस मेमोरी, अब मेमोरी वर्ड यूज हो रहा है तो मेमोरी ग्लैंड से याद रखना आप यहाँ से। ठीक है, कि जब बॉर्न हो गए हैं बेबीज, देन मिल्क पी रहे हैं वो अपनी मदर से, देन उसके मिल्क के थ्रू वो उनमें पैरासाइट चला जाएगा। ठीक है, उसकी जो मदर है वो क्या है, इन्फेक्टेड है, सबसे पहले इतना याद रखना, इन्फेक्टेड है तभी जाएगा उसके मिल्क के थ्रू उनमें पैरासाइट। बट इसमें क्या हुआ, कंजेनिटल में उनकी मदर इन्फेक्टेड थी, बट बॉर्न होने से पहले ही क्या हुआ, फीटस में बॉर्न होने से पहले ही फीटस में क्या चले जाएंगे, पैरासाइट्स चले जाएंगे उनकी मदर के थ्रू। ठीक है, अब प्लेसेंटल मेम्ब्रेन्स होती है, ठीक है, उसके थ्रू पैरासाइट फीटस में चला जाएगा। बट ये क्या है, ये बॉडी के अंदर हो रहा है। ठीक है, ये बॉडी के बाहर हो रहा है, इतना याद रखना आप इसमें। इसके बाद आता है एक ट्रांस ओवेरियन ट्रांसमिशन। अब ये ट्रांस ओवेरियन ट्रांसमिशन कौन सा हुआ, यहाँ पे वर्ड आ रहा है ओवेरियन, तो ओवरी रिलेटेड होगा ये वर्ड। ठीक है, अब ये ऐसी तरह का ट्रांसमिशन है पैरासाइट का, जो कि किस में हो रहा है, इतना तो पता है ना, ओवेरियस किस में होती है, फीमेल में होती है। ठीक है, अब फीमेल पेरेंट से क्या होगा, फीमेल पेरेंट से थ्रू ओवा ये पैरासाइट जाएंगे, ट्रांसमिट करेंगे। ठीक है, तो इतना कुछ मुश्किल नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आप वर्ड को देखो, ट्रांस ओवेरियन है, देन ओवरी के रिलेटेड है, ओवरी से ट्रांसमिशन हो रहा है। ट्रांस मेमोरी है तो मेमोरी ग्लैंड से, मिल्क से ही क्या होगा, इन्फेक्शन आगे फैल जाएगा। कंजेनिटल में क्या होगा, उसकी बॉडी में ही है, अभी मदर की बॉडी में ही है बेबीज, देन उनको अपनी मदर से ही क्या हो जाएगा, पैरासाइट जो है फैल जाएगा उनमें। ठीक है, मदर से ही पैरासाइट उनमें आ जाएगा। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो
आपके पैरासाइटोलॉजी के सब्जेक्ट में देखने को मिलते हैं आपको, ठीक है। उसके अलावा डिजीज़ के सब्जेक्ट में मिलते हैं, जैसे एपिडेमियो है आपको, उसमें भी ये टर्म्स हैं। तो इनको देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे एक टर्म आती है जूनोसिस। अब जूनोसिस क्या है? देखो, जो जू वर्ड है वो किससे रिलेटेड होता है? एनिमल से रिलेटेड होता है, इतना तो आपको पता होगा, ठीक है। तो जूनोसिस हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। जूनोसिस का मतलब क्या होता है यहाँ पे? अब ऐसे डिजीज जो कि क्या होते हैं, ह्यूमंस में होते हैं और एनिमल्स में भी होते हैं। तो जूनोसिस को क्या हम कैसे डिफाइन करेंगे? ऐसे डिजीज जो कि एक ह्यूमन से एक एनिमल में जा सकते हैं, ठीक। अब ये किन में फैल सकते हैं ये डिजीज? ये फैल सकते हैं वर्टिब्रेट एनिमल से मैन में, ठीक है। वर्टिब्रेट एनिमल हम किनको बोलेंगे? जैसे जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है, ठीक है, उनको बोला जाता है वर्टिब्रेट्स, ठीक है। तो वर्टिब्रेट एनिमल से ये किसी इंसान में फैल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे, तो इनको क्या बोला जाता है? जूनोसिस किसको बोलते हैं? ऐसे डिजीजेस को जो कि जानवरों से इंसानों में फैल सकते हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं जूनोसिस। जैसे आपने देखा होगा कैट्स वगैरह को, जैसे रेबीज वगैरह, रेबीज कॉमन एग्जांपल है जो आपने सुना होगा, ठीक है। उसके बाद आता है एंथ्रोपूजोनोसिस। अब एंथ्रोपूजोनोसिस, इस ये टर्म्स याद रखना क्योंकि इसमें बच्चे कंफ्यूज होते ही होते हैं। सो एंथ्रोपूजोनोसिस क्या है? ऐसी एनिमल की बीमारियां जो कि ट्रांसमिट होती है ह्यूमंस को, ठीक है, ऐसी बीमारियां, ठीक है, एनिमल टू ह्यूमन। अब जैसे इसमें एग्जांपल ले लो सिस्टिक एकाइनोकॉकस की, ठीक है। अब ये जो एक बीमारी है ये होती है, जैसे मान लो अगर डॉग्स में हो रही है या किसी और, ये किसी भी एनिमल में हो रही है, देन वो उससे किसको फैल जाएगी? ह्यूमंस को फैल जाएगी, ठीक। अब जूनोसिस याद रखना, वर्टिब्रेट एनिमल से मैन में फैल रही है, और जो आपकी एंथ्रोपूजोनोसिस है वो डायरेक्ट एनिमल से ह्यूमन में फैल रही है, ठीक है। उसके बाद आता है जूएंथ्रोपुनोसिस। अब जूएंथ्रोपुनोसिस क्या होती है? अब ये बीमारियां इंसानों से जानवरों में चली जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर इंसान को कोई बीमारी है, देन अगर वो किसी एनिमल के कांटेक्ट में रह रहा है, देन वो एनिमल को हो जाएगी, दूसरे एनिमल को, ठीक है। जैसे कि इंसानों में अगर कोई टीनिया सोलियम नाम की बीमारी है, देन वो किसी और को भी हो सकती है, किसी और एनिमल को भी हो सकती है, ठीक है। टीनिया सोलियम ज़्यादातर क्या किससे होती है? पिग से होती है वैसे, ठीक है। तो ये साइकिल चलता रहता है, एनिमल से ह्यूमन, ह्यूमन से एनिमल। बस इसके लिए कुछ टर्म्स हैं जो आपको याद रखनी ही पड़ेंगी, ठीक है। तो ये थी कॉमन टर्म्स, और उसके अलावा हमने पढ़ा कि क्या होते हैं पैरासाइट के फॉर्म्स, ठीक है। टाइप क्या होते हैं? टाइप्स ऑफ पैरासिटिज्म, कितनी तरह के पैरासिटिज्म, कैसे एक पैरासाइट अगर इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, एक्टो है या एंडो है, उसको हमने एक टर्म दे दी है, ठीक है। जैसे कि इन्फेक्शन कॉज कर रहा है कौन सा? इंटरनल पैरासाइट, एंडो पैरासाइट। इन्फेस्टेशन हम बोल देंगे अगर कोई एक्सटर्नल पैरासाइट, एक्टो पैरासाइट किसी होस्ट को इन्फेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये टर्म्स है, बहुत ईजी टर्म्स है जो आपको आई होप याद हो गई होंगी, ठीक है। उसके बाद जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है जो, वो आता है नेक्स्ट, वेक्टर। अब वेक्टर क्या होता है वो पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे, क्योंकि इसके बिना तो बीमारी एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं पाएगी, कोई डिजीज़ ना कोई पैरासाइट जा पाएगा, ठीक है। अब तो वेक्टर क्या है? मेन वेक्टर वो होगा जो कि एक पैथोजन को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएगा। अब कोई नेचर में ऐसे ही पैथोजन पड़ा हुआ है, उसने अब इन्फेक्शन तो कॉज करना ही है। इन्फेक्शन कहाँ कॉज करना है? उसने होस्ट में जाके, तो वेक्टर उसको लेके जाएगा होस्ट तक, ठीक है। आई होप समझ आया होगा आपको। तो देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। अब वेक्टर क्या होता है? वेक्टर को आप एक तरह का एजेंट कह सकते हो जो कि कैरी करता है इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म को, ठीक है, एक एनिमल से दूसरे एनिमल में लेके जाने के लिए। जैसे मान लो ये एक वेक्टर है। अब वेक्टर के पास क्या है? वेक्टर की बॉडी के साथ कोई पैरासाइट अटैच्ड है या फिर उसकी बॉडी के अंदर है। ये भी दो तरह के हम पढ़ेंगे। तो या तो वेक्टर की बॉडी के बाहर या तो वेक्टर की बॉडी के अंदर कोई पैरासाइट है, ठीक है। अब ये वेक्टर क्या करेगा? ये वेक्टर उसको लेके जाएगा होस्ट तक, ठीक है, क्योंकि इसने होस्ट पे जाना है वेक्टर ने, देन ये इन पैरासाइट्स को अपने साथ लेके जाता है, ठीक है। ये पैरासाइट इस वेक्टर को कुछ नहीं करते हैं, इतना याद रखिए आप, ठीक है, क्योंकि ये उनका फ़ायदा कर रहा है, तो जो उसका फ़ायदा कर रहा है उसको ही वो क्यों नुकसान पहुंचाएंगे, ठीक है। तो ये वेक्टर लेके जाएंगे इन पैरासाइट्स को होस्ट तक, ठीक है। तो वेक्टर को हम एजेंट भी बोल देते हैं, ठीक है, एजेंट जो कि किसी इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म को कैरी कर रहा है, ओके। तो अब क्या होता है? वेक्टर क्या होता है? एक तरह का आर्थ्रोपोड होता है। आर्थ्रोपोड हम पढ़ेंगे, आर्थ्रोपोड क्या होता है वैसे बता देती हूँ। आर्थ्रोपोड जैसे कि ऐसे कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें कोई वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता, देखने को मिलता आपको, ठीक है। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी क्या होती है, जैसे कुछ हार्ड होती है, जैसे टिक्स आपने देखी है, या फिर फ्लाइज हो गई है ना, जिनके क्या होते हैं अपेंडेजेस होते हैं, जैसे लेग्स होती हैं उनकी, ठीक है, आपने देखा होगा 4 लेग्स होती हैं कईयों की, जैसे मस्कीटो भी इसमें ही आ गया, 8 लेग्स होती है, उसमें कोई हड्डी थोड़ी होती है, देखे आपने कोई वर्टिब्रल कॉलम नहीं, तो उनको हम आर्थ्रोपोड बोल देते हैं। तो वेक्टर जो होंगे वो ज़्यादातर आर्थ्रोपोड होते हैं, ठीक है। अब ये वेक्टर के आपने देखा, हमने पहले मस्कीटो के बारे में पढ़ा, मस्कीटो की बॉडी के अंदर पैरासाइट होते हैं, हमने बात की थी अगर आपको याद हो। अगर कोई इंसान बीमार था, उसको पहले से ही डेंगू मलेरिया कुछ हो रखा था, देन मस्कीटो ने उसी का फिर से खून पी लिया, देन उसके ह्यूमन की बॉडी में जो पैरासाइट्स होंगे वो भी मस्कीटो में आ जाएंगे, है ना।
तो वो मस्कीटो अब कहीं और जाएगा, उसमें भी क्या है, पहले से ही पैरासाइट है, जब वो ब्लड सक करेगा देन क्या करेगा, वो पैरासाइट भी रिलीज कर देगा, यही होता है। ठीक है, तो मतलब आपने देखा कि उसकी बॉडी के अंदर पैरासाइट्स हैं। ठीक है, अब कुछ ऐसे भी वेक्टर होते हैं जिनकी बॉडी के बाहर भी पैरासाइट होते हैं, वो हम पढ़ेंगे। सो सबसे पहले वेक्टर आपको क्लियर होना चाहिए। वेक्टर एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है या एजेंट कह लो, जो कि किसको कैरी करता है, जो भी इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म है उनको ये क्या करता है, कैरी करता है। अब उनको कैरी करके लेके जाएगा वो एक जगह से दूसरी जगह पे, बस इतना। तो इसमें एग्जांपल आ जाती है जो मैंने आपको बताया। ठीक है, टिक्स हो गया, मस्कीटो हो गया, ये सारे ऐसे एग्जांपल है। ये ब्लड प्रोटोजोआ की एग्जांपल्स है जो कि ज़्यादातर ब्लड सक करते हैं, आपने देखा होगा। ठीक है, उसके बाद अब वेक्टर क्या है, वेक्टर की भी अलग अलग कैटेगरीज हैं। कुछ होते हैं मैकेनिकल वेक्टर, कुछ होते हैं बायोलॉजिकल वेक्टर्स। ठीक है, सबसे पहले आता है मैकेनिकल वेक्टर। अब देखो दो चीज़ें हैं यहाँ पे, एक मैकेनिकल एक बायोलॉजिकल। ठीक है, मैकेनिकल में कुछ भी, अब हम बात कर रहे हैं वेक्टर की, तो मैकेनिकल में क्या होता है, जो पैरासाइट होगा वो उसकी बॉडी के बाहर होगा, उसकी बॉडी के अंदर नहीं होगा। ठीक है, जैसे मान लो ये कोई फ्लाई है। ठीक है, अब इसकी बॉडी के साथ क्या है, इसकी बॉडी के बाहर पैरासाइट होंगे। ठीक है, इसकी बॉडी के अंदर नहीं होंगे। तो ये किस कैटेगरी में आई है, फ्लाई, ये आई किस कैटेगरी में, मैकेनिकल की कैटेगरी में। अब एक आता है बायोलॉजिकल। अब जैसे एग्जांपल ले लो, यहाँ पे किसी मस्कीटो की एग्जांपल ले लो। ठीक है, तो ये मस्कीटो है, तो इस मस्कीटो की बॉडी के अंदर पैरासाइट्स होंगे, तो ऐसे वेक्टर को हम क्या बोल देंगे, बायोलॉजिकल वेक्टर, जिसमें जो पैरासाइट है वो उसकी बॉडी के अंदर है, बस इतना ही फर्क होता है इसमें। ठीक है, मैकेनिकल में वो अपनी बॉडी के बाहर कैरी करेगा, और ऐसा कुछ नहीं होगा कि उसकी बॉडी के बाहर उसकी डेवलपमेंट हो रही है या कुछ हो रहा है। अब ये जो बायोलॉजिकल में है, इसमें तो क्या होगा, इसमें तो इस मस्कीटो की बॉडी में ही क्या होंगे, वो डेवलप होंगे, ग्रो करेंगे। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा मैकेनिकल की बॉडी में, समझ रहे हो आप। सो ये इसका डिफरेंस है। मैकेनिकल में उसकी बॉडी के बाहर पैरासाइट होंगे। ठीक है, आर्थ्रोपोड की बॉडी के बाहर होंगे पैथोजन। उसके अलावा क्या होगा, यहाँ पे उसकी बॉडी के अंदर उसकी कोई डेवलपमेंट नहीं होगी, उसकी बॉडी के बाहर उसकी कोई डेवलपमेंट नहीं होगी। बट बायोलॉजिकल में ऐसा नहीं होगा। बायोलॉजिकल में क्या होगा, उसकी बॉडी के अंदर पैरासाइट होंगे। ठीक है, और उसकी बॉडी के अंदर ही क्या करेंगे, वो डेवलप करेंगे, बस इतना फर्क होता है। डेवलप करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, फिर अगले होस्ट में जाते हैं। सो इतना था मैकेनिकल और बायोलॉजिकल का फ़र्क। मैकेनिकल में आप एग्जाम्पल दे सकते हो, ये किसी की एग्जांपल दे सकते हो, जैसे फ्लाइज हो गई। ठीक है, बायोलॉजिकल में आप मस्कीटो की एग्जांपल दे सकते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जो हमने ऑलमोस्ट सारे चीज़ें अभी तक डिस्कस कर ली हैं पैरासाइट के बारे में, कि पैरासाइट कितनी तरह के हैं, उसकी डेफिनेशंस पढ़ ली है हमने, और किसके बेस पे है ना, क्लासिफिकेशन पढ़ी है हमने पैरासाइट की, कि हाँ किसके बेस पे, बॉडी के अंदर, बॉडी के बाहर, टिश्यूज़ में, सेल्स में। ठीक है, वो सब हमने पढ़ लिया है। अब उसके बाद हमने ये भी पढ़ लिया कि एक पैरासाइट की जो बेसिक टर्म्स होती हैं, कैसे पैरासाइट किसी को इन्फेक्ट करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फेक्शन, इन्फेस्टेशन। ठीक है, अब आपने ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ लिया है। तो अब नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे अपने अगले लेक्चर में। अब नेक्स्ट लेक्चर में पैरासाइट की क्लासिफिकेशन करवाऊंगी कि पैरासाइट असल में दिखते कैसे हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, अभी तक आपने सिर्फ डेफिनेशंस पढ़ी हैं कि हाँ यार, अगर बॉडी के बाहर है तो उसको एक्टो बोल दिया, बॉडी के अंदर है तो एंडो बोल दिया, बस आपको इतना पता है अभी, है ना। तो वो भी बहुत ज़रूरी है पता होना, क्योंकि बेसिक डेफिनेशंस ही ज़्यादातर पूछी जाती हैं। होस्ट क्या है, पैरासाइट क्या है, वेक्टर क्या है, मैकेनिकल वेक्टर क्या है, बायोलॉजिकल वेक्टर क्या है। ठीक है, अब उसके अलावा हम यहाँ पे पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है बस ये हम देख लेते हैं, उसके बाद ही लेक्चर फिनिश है। सो एपिडेमियोलॉजी। अब एपिडेमियोलॉजी क्या होती है, किसी डिजीज़ के बारे में पढ़ना। ठीक है, स्टडी ऑफ डिजीज़, जिसमें कि आप पूरा सब कुछ पढ़ते हैं कि डिजीज़ कहाँ हुई, कैसे हुई। ठीक है, उसके ऊपर पूरी स्टडी करते हैं कि ये फर्स्ट टाइम कहाँ पे आई, कहाँ से आई और कैसे फैली, वो सब कुछ आप किस में पढ़ते हैं, एपिडेमियोलॉजी में पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं एंडेमिक। अब एंडेमिक क्या होता है, अब ये कोई बीमारी अगर कहीं पे हो गई है, ठीक है, अब आपने देखा किसी कोई पॉपुलेशन है, वहाँ पे एक बीमारी हो गई है कोई भी, ठीक है, मतलब लिमिटेड पीपल में और लिमिटेड एरिया में, एक ही एरिया में, उसको हम बोल देते हैं एंडेमिक। उसके बाद आता है एपिडेमिक। अब एपिडेमिक क्या होता है, अब जैसे मान लो कोई एरिया है, वहाँ पे बहुत हाई लेवल पे कोई बीमारी फैल चुकी है, अब ये तो माइनर सा था ना एंडेमिक। एपिडेमिक में क्या होगा, जैसे मान लो कोई एक जगह है, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बीमारी फैल चुकी है, बहुत ही हाई लेवल पे। ठीक है, और ऐसे नहीं है कि बहुत कम टाइम में फैली, धीरे धीरे फैली, बहुत ही जल्दी फैल जाएगी। ठीक है, तो उसको आप बोल देते हैं एपिडेमिक। A disease that occur at higher level in a place at a time than expected for the disease in the place at a particular time. ठीक है, उसके बाद आता है यहाँ पे स्पोरेडिक डिजीज़। अब देखो स्पोरेडिक डिजीज़ कुछ ऐसी डिजीज़ होती हैं कि जैसे मान लो एक एरिया में कोई डिजीज़ हो रही है, कभी हो रही है एकदम से, कभी रुक जाती है, कभी हो रही है देन फिर रुक जाएगी। ठीक है, मतलब इरेगुलरली हो रही है। ठीक है, हम बोल देते हैं ना किसी चीज़ को अगर स्पोरेडिक, स्पोरेडिक मतलब इरेगुलर, ऐसा नहीं है कि रेगुलर ही होगा। ठीक है, इरेगुलर कोई डिजीज़ हो रही है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, स्पोरेडिक डिजीज़ बोल देते हैं।
उसके बाद आता है यहाँ पे पेंडेमिक। अब पेंडेमिक जैसे आपने कोरोना के केस में सुना ही होगा। अब कोरोना के केस में क्या हुआ था, जैसे अब बीमारी एक जगह पे नहीं फैली थी, अब एक कंट्री से दूसरी में, दूसरी से तीसरी में, ठीक है, ऐसे बीमारी फैल रही थी। तो ऐसी बीमारी, कोई डिजीज़ जो कि, या फिर आप एपिडेमिक कह लो, ठीक है, ऐसा कोई एपिडेमिक जो कि बहुत ही ज़्यादा लार्जर एरिया में फैल रहा है, मतलब लार्जर एरिया कह लो, या फिर फ्रॉम वन पूरे वर्ल्ड में फैल रही है, ठीक है, उसको आप बोल देते हैं पेंडेमिक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो मैं करवा रही हूँ। अगर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है देन वो आपको यहाँ पे डिस्कस नहीं करवाया जाएगा, बट बेसिक चीज़ें तो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद आता है यहाँ पे इंक्यूबेशन पीरियड। अब जैसे मान लो कोई डिजीज़ हो रही है ना, आपको कब हुई डिजीज़, एकदम से थोड़ी होगी। पैरासाइट आपकी बॉडी में गया, धीरे धीरे उसने मैच्योर किया, कहीं ऑर्गन में बैठा वो जाके, ठीक है, धीरे धीरे आपके टिश्यूज़ को फीड करना शुरू करेगा, आपके न्यूट्रिएंट्स पे फीड करना शुरू करेगा। ये सारा प्रोसेस क्या एक ही दिन में हो जाएगा? नहीं, इसके लिए कुछ दिन लगते हैं, कभी हफ्ते लगते हैं, ठीक है, कभी कभी बहुत टाइम भी लग जाता है कि बीमारी जब बहुत फैल जाएगी तभी पता लगता है। तो इंक्यूबेशन पीरियड कौन सा होगा? वो टाइम लैप्स जब एक पैरासाइट आपकी बॉडी में आ गया और जब उसका पहली बार आपको कोई सिम्टम दिखा, ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड वो होता है। जैसे मान लो कोई बीमारी हुई है, बॉडी में पैरासाइट आया, काफ़ी टाइम तक रहा, डेवलप किया, उसने जब आपको इन्फेक्शन पहुंचाना जब उसने स्टार्ट कर दिया, आपको पहली बार साइन दिखा जो, ठीक है, उसके बीच का जो टाइम पीरियड होगा उसको हम इंक्यूबेशन पीरियड बोल देते हैं, ठीक है। जैसे ये आपकी नॉर्मल स्टेज है, पैरासाइट ने एंटर किया जब, ये आपकी फाइनल स्टेज है जब वो पैरासाइट ने इन्फेक्शन कॉज कर दिया है। तो इसको कितना टाइम लगा, इसकी टाइम ड्यूरेशन को हम बोल देते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। सो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस अब तक के लिए, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आई होप ये आपको क्लियर होगी। उसके बाद नेक्स्ट आता है हाइबरनेशन। अब हाइबरनेशन क्या है? जैसे कि मान लो विंटर्स आ गई है ना, तो विंटर्स के केस में, विंटर्स में क्या होता है, उनकी लो एक्टिविटी हो जाती है थोड़ी, तो उस केस में हम इसको क्या बोल देते हैं? हाइबरनेशन बोल देते हैं, ठीक है। विंटर स्लीप को, इसको विंटर स्लीप भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। इट रेफर्स टू लो एक्टिविटी ऑफ पैरासाइट इन विंटर, ठीक है। पैरासाइट जो विंटर्स में है थोड़ी कम एक्टिविटी करते हैं, कम एक्टिव रहते हैं, उसको हम हाइबरनेशन बोल देते हैं, ठीक है। एक होती है समर स्लीप, उसको बोल देते हैं हम एस्टिवेशन, ठीक है। जो समर के टाइम पे कम एक्टिव रहते हैं पैरासाइट, उसको हम बोल देते हैं समर स्लीप या फिर एस्टिवेशन। उसके बाद आता है डायपॉज। अब डायपॉज क्या होता है? ये एक पीरियड है जहाँ पे जो आर्थ्रोपोड है उनकी कम एक्टिविटी होती है। आर्थ्रोपोड क्या थे? जो मैंने आपको जस्ट अभी इसके पहले बताया कि जो कि एक इन्फेक्शियस एजेंट को लेके जाते हैं होस्ट तक, ठीक है, वो होते हैं आर्थ्रोपोड। तो आर्थ्रोपोड की क्या होती है? यहाँ पे कम एक्टिविटी होती है, उसको हम बोल देते हैं डायापॉज। तो ये थी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हमने पढ़ ली है सारी पैरासाइटोलॉजी की सारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। अगर फिर भी इसके अलावा कुछ आप पूछना चाहते हैं देन आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे पैरासाइट की क्लासिफिकेशन, कि पैरासाइट कैसे दिखते हैं, कौन से पैरासाइट को किस कैटेगरी में रख दिया। जैसे आपने सुना होगा वॉर्म्स कह दिया, कीड़े कह दिया, कईयों को चिचड़ बोल दिया, कईयों को कुछ बोल दिया, टिक्स एंड माइट्स बोल दिया, है ना। तो वो किस किस कैटेगरी में आए, कैसे दिखते हैं, अब आप में से किसी किसी ने देखे होंगे, सबने तो नहीं देखे होंगे ना। तो हम कल उसके बारे में हम उसके बारे में अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप ये डेफिनेशंस वेक्टर की एंड सारे टाइप्स जो पैरासाइट के वो आपको क्लियर होंगे। सो बाकी का लेक्चर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ पैरासाइट। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।